So in last lecture, we were discussing about the value chain process, and we have talked about the basic concepts of value chain. What is value chain? How how you can map the processes of value chain. So now in present lecture, we will discuss about the components of value chain, various components of value chain. So as we have मीन्स पहले हम लोगों ने जैसा देखा था कि जो माइकल पोर्टर ने सजेस्ट किया था आपका वैल्यू चेन मॉडल, उसमें आप देखिए तो देयर आर 5 प्राइमरी एक्टिविटीज एंड 4 सपोर्ट एक्टिविटीज और सेकेंडरी एक्टिविटीज. So we are going to discuss it one by one. So in his concept of value chain, Porter splits businesses activities into two categories: primary and support or secondary. Okay, whose sample activities we list below. A specific activity in each category will vary according to the industry. Okay, so see the primary activities. So primary activities consist of 5 components and all are essential for adding value and creating a competitive advantage. तो बेसिकली ये प्राइमरी एक्टिविटीज हैं जो कि सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती हैं वैल्यू क्रिएटिंग एक्टिविटीज के लिए. ठीक है, तो सबसे पहले आपको इन एक्टिविटीज में से वैल्यू क्रिएटिंग एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करने की जरूरत है. ठीक है, तो फर्स्ट इज द इनबाउंड लॉजिस्टिक्स. व्हाट इज इनबाउंड लॉजिस्टिक्स? आई हैव टोल्ड अर्लियर दैट द सप्लायर है ना, रॉ मटेरियल को सप्लायर स्टेज से मैन्युफैक्चरर तक पहुंचाना. ठीक है, ये किसका काम है? इनबाउंड लॉजिस्टिक्स का. तो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स का अगर स्कोप की बात करें तो वो क्या है? सप्लायर टू मैन्युफैक्चरर. ओके, means transporting raw materials from supplier to manufacturer comes under this category. So functions like receiving, ठीक है, warehousing and managing the inventory comes under this category. What is receiving? Means receiving the raw material from supplier. Okay, warehousing means store करना, maintain करना, manage करना, pack करना. ठीक है, और इसको डिलीवर करना कहाँ? मैन्युफैक्चरर के पास. तो दैट कम्स अंडर द स्कोप ऑफ इनबाउंड लॉजिस्टिक्स. अब इनबाउंड लॉजिस्टिक्स होता क्या है? बेसिकली ये आजकल आज के टाइम में ये थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स और फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स वेंडर के द्वारा किया जा रहा है. ठीक है, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स या फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स क्या होते हैं तो इनको समझ लेते हैं एक एग्जांपल से कि फर्स्ट पार्टी इज सप्लायर, सेकंड पार्टी इज मैन्युफैक्चरर, थर्ड पार्टी वो कंपनी है जो कि लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइड करती है. जैसे आपने यहाँ ओम लॉजिस्टिक्स देखा है और भी बहुत सारी लॉजिस्टिक्स कंपनीज हैं. ठीक है, तो ये सब क्या है? थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स है. ठीक है, अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था कि जैसे आपको मान लीजिए यूएसए से और कुछ प्रोडक्ट है जो कि इंपोर्ट करना है और उसको दिल्ली तक पहुंचाना है. ठीक है, तो आपने यूएस में एक लॉजिस्टिक्स कंपनी को बोला, ठीक है, कि मुझे जो है ये कंसाइनमेंट सी रूट से इंडिया भेजना है और ये अल्टीमेटली मुझे दिल्ली पहुंचाना है. ठीक है, तो वो क्या कहेगा कि भाई सी रूट से तो मैं इसको मुंबई है ना, कोचीन या कोयम्बटूर या आप कोलकाता में ही इसको मतलब कोलकाता के पोर्ट तक पहुंचा सकता हूं और उसके बाद अगर आपको दिल्ली भेजना है तो वहां पर मेरा एक और लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर है जिसके साथ टाई अप है, तो मैं उसके थ्रू आपका जो कंसाइनमेंट है इसको मैं दिल्ली तक भेज सकता हूँ. ठीक है, तो अब इस केस में एक तो हो गया सप्लायर जो कि वहाँ यूएसए में सिचुएटेड है. ठीक है, दूसरा हो गया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो कि यहाँ दिल्ली में है. ठीक है, दो पार्टी हो गई. तीसरी पार्टी वो जो लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर है जो कि सप्लायर से मीन्स अमेरिका से यूएसए से सामान लेकर के, ठीक है, रॉ मटेरियल ले करके और सी रूट के थ्रू फॉर एग्जांपल कोलकाता पहुंचाता है. ठीक है, तो वो हो गया आपका थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स. और यहाँ पर उसने फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स से एक वेंडर हायर किया जिसने की उसको कोलकाता से, ठीक है, वाया या तो रेल रूट के थ्रू या आप कह सकते हैं कि वाया रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू उसने आपको दिल्ली तक दिया. ठीक है, तो दैट इज फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स. तो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स बेसिकली होता क्या है? रॉ मटेरियल को सप्लायर स्टेज से मैन्युफैक्चरर तक पहुंचाना. ठीक है, तो दैट इज नोन एज इनबाउंड लॉजिस्टिक्स. तो अब इसमें आप ये सारी एक्टिविटीज हैं जो कि वैल्यू क्रिएटिंग एक्टिविटीज हैं, रिसीविंग, वेयर हाउसिंग, मैनेजिंग इन्वेंट्री. ठीक है, तो इन सभी को आप मैप कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं सो दैट यू कैन डिलीवर द वैल्यू प्रोडक्ट टू योर कस्टमर. ओके, अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज ऑपरेशंस. तो ऑपरेशंस में आप देखिए तो प्रोसीजर्स फॉर कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट. ओके,
तो अब इसमें क्या होता है, ऑपरेशंस एक्टिविटी क्या होती है। ऑपरेशंस एक्टिविटी आप देखें तो काफ़ी डिटेल्ड एक्टिविटी है जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में ऑकर करती है। ठीक है, ऑपरेशंस का अगर आप स्कोप देखें तो प्रोडक्ट प्लस सर्विसेज दोनों में है। ठीक है, जब तक सर्विसेज इमर्ज नहीं हुई थी 1930 से पहले, तब तक इस कैटेगरी को प्रोडक्शन बोला जाता था, और फिर जैसे ही सर्विसेज इमर्ज हुई, फिर उनको भी पढ़ा समझा जाने लगा और उनको इनकॉर्पोरेट किया जाने लगा प्रोडक्ट के साथ, तो फिर एक नई कैटेगरी क्रिएट की गई जिसे बोलते हैं ऑपरेशंस। ठीक है, तो ऑपरेशंस बेसिकली होता क्या है, टू प्रोवाइड द फिनिश प्रोडक्ट और द सर्विस टू द कस्टमर। ओके, तो बेसिकली अब प्रोवाइड किस तरीके से किया जाएगा, रॉ मटेरियल परचेज किया जाएगा, उसको प्रोसेस किया जाएगा और उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाएगा। तो प्रोसीजर फॉर कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट कम्स अंडर दिस कैटेगरी। तो यू नीड टू आइडेंटिफाई द वैल्यू क्रिएटिंग एक्टिविटी ऑफ ऑपरेशंस, है ना, किस तरीके से फीचर्स बढ़ाए जाएं। ठीक है, ऑपरेशंस फंक्शन का इस्तेमाल करके, है ना, इनपुट अच्छी क्वालिटी का लेकर के, प्रोसेस रिग्रेस करके, और उसके बाद आउटपुट सुधारा जाए। है ना, आप टॉप इंस्टीट्यूशंस देखते हैं इंडिया के या ग्लोबल के, ग्लोबल इंस्टीट्यूशन या इंडिया के जो इंस्टीट्यूशन है टॉप, किस बेसिस पर देखते हैं, देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स, है ना, और उन पैरामीटर में आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट हो रहा है। ठीक है, डे बाय डे, ईयर बाय ईयर आप देखिए तो वो ज्यादा कॉम्पिटिटिव प्रोसेस के थ्रू अपने इनपुट को सेलेक्ट करते हैं, प्रोसेस को और रिगरस बनाते हैं जिससे कि आउटपुट और बेटर मिले। ठीक है, तो व्हाट इज दैट, दिस इज द ऑपरेशंस बेसिकली। सो प्रोसीजर फॉर कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट। ओके, तो इसको, इसमें से आपको वैल्यू क्रिएटिंग एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। नेक्स्ट इज आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। व्हाट इज आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स? बेसिकली आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स होता है मैन्युफैक्चरर से फिनिश प्रोडक्ट ले करके और उसको कस्टमर तक पहुंचाना बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेल नेटवर्क। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूटर, अब ये भी हो सकता है कि आपका डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर ही आपके लिए लॉजिस्टिक्स का सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, मींस आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स मैनेज कर रहा है। ठीक है, या आप कर सकते हो, आप डायरेक्टली कस्टमर तक पहुंचा रहे हो। अब जैसे ये ड्रॉप शिपर का केस देखें, अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील वगैरह, तो आप क्या करते हैं, आप एक पार्टी हैं, कस्टमर है ना, सेकंड पार्टी हो गया, फर्स्ट पार्टी क्या हो गया, मैन्युफैक्चरर जो उस प्रोडक्ट को बना रहा है। ठीक है, तो ये फ्लिपकार्ट, अमेजन और स्नैपडील क्या है, ड्रॉप शिपर हैं। ठीक है, इनका काम क्या है, एक लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइडर की इन्होंने हेल्प ले रखी है और आईटी सपोर्ट देते हैं आपको। आईटी सपोर्ट के थ्रू कस्टमर को डायरेक्टली सप्लायर के साथ ऐड करते हैं। ठीक है, और जो उनका लॉजिस्टिक्स नेटवर्क है, जैसे ब्लू डार्ट आपके पास आता है ना मैसेज के, ब्लू डार्ट के द्वारा जो है आपका ये कंसाइनमेंट आपके पास शिप किया जा रहा है जब आप ट्रैक करते हैं। ठीक है, या किसी पर्टिकुलर एजेंसी, है ना, इसके द्वारा जो है आपके पास ये पर्टिकुलर कंसाइनमेंट पहुंचाया जा रहा है। तो दैट इज व्हाट, दिस इज द आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। वो कंप्लीट प्रोडक्ट कहाँ पर रखा है, उस मैन्युफैक्चरर के पास रखा है। ठीक है, और उसको आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आपको वहां से वो प्रोडक्ट लेना है और कस्टमर के यहाँ पर पहुंचाना है। ठीक है, तो दैट इज आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। तो इसी तरह से आप देखिए तो मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट को लेकर के, फिनिश प्रोडक्ट को लेकर के, और उसको कंज्यूमर तक पहुंचाना कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स और आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। तो दैट इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट यू नीड टू कवर while डिजाइनिंग दिस वैल्यू क्रिएटिंग एक्टिविटीज। ओके, नेक्स्ट इज मार्केटिंग एंड सेल्स। अब मार्केटिंग एंड सेल्स के केस में क्या होता है, देखिए मार्केटिंग क्या है, प्रमोशन करना, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, है ना, लीड जनरेट करना। तो ये सब क्या है, स्ट्रेटजीज टू इनहेंस द विजिबिलिटी एंड टारगेट अप्रोप्रिएट कस्टमर सच एज एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन, प्राइसिंग एटसेट्रा। तो ये किस तरीके से किया जाएगा, ये ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ये एक्टिविटी रन करती रहती है, और कहाँ पर रन करती है, ये अक्रॉस ये डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर और कस्टमर। ठीक है, इन बिटवीन दिस ऑपरेशन फंक्शन एंड कस्टमर के बीच में ये एक्टिविटी ऑकर करती है। तो बेसिकली ये भी पैरेलल एक्टिविटी है जो ऑपरेशंस के पैरेलल चलती है। ठीक है, जैसे जैसे प्रोडक्ट बनता जाता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट उसको प्रमोट करने लगता है। ठीक है, आपने जनरली मूवीज के केस में देखा है ना कि मूवीज का क्या होता है कि जैसे ही प्रोमो लॉन्च हुआ है ना, तो वैसे ही प्रोमो प्रोमो लॉन्च कर देते हैं, ट्रेलर लॉन्च कर देते हैं, सॉन्ग्स लॉन्च करते हैं। तो ये सब क्या है, मार्केटिंग एक्टिविटीज है। ठीक है, कि मूवी अब फ्लोर पर आ गई है, बनना शुरू हो गई है, तो उसके साथ साथ धीरे धीरे उसके जो है ये प्रोमो, टीजर, है ना, सॉन्ग्स वगैरह लॉन्च करने लगते हैं जिससे कि उसकी एडवर्टाइजिंग हो जाए, है ना, जो बाद में आपको एक साथ मतलब कस्टमर के दिमाग में आपको इम्प्रेशन बनाना है,
है ना, आपको अपनी इमेज बिल्डअप करनी है, ठीक है, उसको सेल करना है, प्रोडक्ट को प्रमोशन करना है, उसकी प्राइसिंग आपको डिसाइड करनी है, तो उसके लिए आपको राइट मार्केटिंग मिक्स की जरूरत है, उसको डिप्लॉय करने की जरूरत है। तो दैट इज ऑल्सो अ वैल्यू क्रिएटिंग एक्टिविटी दैट यू नीड टू मीन्स जो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, ठीक है। तो इसको भी आपको, इससे रिलेटेड जो कंपोनेंट्स हैं वो आपको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि अब इसमें से मार्केटिंग एंड सेल्स की कौन कौन सी की एक्टिविटीज हैं जो मुझे फोकस करनी चाहिए जब मैं अपनी वैल्यू चेन को मैनेज करूं तो, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट प्राइमरी एक्टिविटी इज सर्विसेज। व्हाट इज सर्विसेज? पहले ये इंपॉर्टेंट नहीं हुआ करता था उतना, क्योंकि पहले कॉस्ट फोकस एरा था। तो कॉस्ट फोकस एरा में क्या था कि बेसिकली जो कस्टमर हुआ करता था वो कॉस्ट को ज्यादा प्रेफरेंस देता था, ठीक है। कई सारे मटेरियल रखे हैं, जो सबसे सस्ता मिलेगा वही प्रोडक्ट वो परचेज करता था। फिर आया क्वालिटी फोकस एरा, फिर कस्टमाइजेशन, फिर अब ग्लोबल फोकस, है ना, ग्लोबलाइजेशन फोकस एरा हो गया। तो अब आज के टाइम में सर्विसेज भी उतना ही मायने रखती हैं जितना कि आपका प्रोडक्ट, है ना। जैसे आपका कार आपने ले ली, तो कार के बाद आप देखिए तो सर्विस के लिए आपके पास कॉल आता है, ठीक है। आप उस कार से सेटिस्फाई हैं या नहीं है, अगर सेटिस्फाई हैं तो रेटिंग दे दीजिए, अदरवाइज आप कंप्लेंट कर दीजिए, आपकी कंप्लेंट को रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। बैंकिंग के सेक्टर में भी अब आप देखिए, पहले बैंकिंग के जो आवर्स होते थे वो लिमिटेड हुआ करते थे, ठीक है। बैंकिंग में सर्विसेज को बहुत ज्यादा कंसीडर नहीं किया जाता था, सिर्फ बैंकिंग ऑपरेशंस को कंसीडर करते थे। फिर लिबरलाइजेशन हुआ, प्राइवेट बैंक्स आए, कंपटीशन बढ़ा, तो फिर सर्विसेज की तरफ ध्यान दिया जाने लगा, ठीक है। अब आप किसी गवर्नमेंट बैंक और किसी प्राइवेट बैंक में आप एक बार एंटर करके देखिए, आपको डिफरेंसेस समझ में आ जाएगा। और अभी भी आप देखिए तो गवर्नमेंट बैंकों ने भी अब उस तरीके से अडॉप्ट करना अपने आप को शुरू कर दिया है, ठीक है। आप देखिए वहाँ फैसिलिटी, है ना, बैंक में जाकर के तो वहाँ प्रॉपर चेयर वगैरह लगी होती हैं। जैसे ही आप घुसते हैं, अंदर एंटर करते हैं, तो आपको एक टोकन नंबर दे दिया जाता है, और वो सामने कई सारे काउंटर्स होते हैं, उसमें फ्लैश होता रहता है आपका टोकन नंबर, और आप जाकर के वहां पर बैठते हैं, सामने न्यूज जैसे फ्लैश हो रही होती है, उसमें रिसेंट न्यूज चला देते हैं, या कुछ मतलब जो भी उस समय इवेंट होता है, या कुछ पॉलिटिकल कोई एजेंडा है तो उस पर डिस्कशन है, या कुछ मैगजीन्स वगैरह वहां पर रखे होती हैं, न्यूज पेपर्स रखे होते हैं, ठीक है। तो वहां पर आप बैठते हैं, वहां वेटिंग एरिया होता है, प्रॉपर उसको मैनेज किया जाता है, अगर कुछ और इश्यू है तो वो भी एड्रेस किया जाता है, और कोशिश की जाती है कि वेटिंग टाइम कम से कम हो, ठीक है, कस्टमर ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई होकर के जाए, ठीक है। तो दैट इज व्हाट द सर्विस पार्ट, सो प्रोग्राम टू मेंटेन प्रोडक्ट एंड एनहांस द कस्टमर एक्सपीरियंस, है ना। तो आपका जो कोशिश क्या रहनी चाहिए कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कंटिन्यूअसली वर्क करे, जितनी उसकी लाइफ साइकिल आपने डिफाइन की है उस लाइफ साइकिल तक मतलब इजिली स्मूथली वर्क करे, ठीक है। देयर शुड नॉट बी एनी डेविएशन and enhance the customer experience. Customer experience means you need to work on the customer satisfaction part. Means you need to satisfy your customer service provide करना, maintenance provide करना, repair, refund and exchange. So these all comes under the category of services. So this is also primary activity that you need to focus while designing your supply value chain part. Okay, so these are primary activities. Now come to the secondary activity और सपोर्ट एक्टिविटीज। तो व्हाट आर द सपोर्ट एक्टिविटीज मींस वो एक्टिविटी जो कि प्राइमरी एक्टिविटी को सपोर्ट करती हैं या सेकेंडरी एक्टिविटीज है। ओके, सो द रोल ऑफ सपोर्ट एक्टिविटीज इज टू हेल्प मेक द प्राइमरी एक्टिविटीज मोर एफिशिएंट। ओके, सो बेसिकली यू नीड टू मींस बाय यूजिंग दिस सपोर्ट एक्टिविटी, ठीक है, आप क्या करते हैं, प्राइमरी एक्टिविटी को और ज्यादा एफिशिएंट बनाते हैं, ठीक है। तो when you increase the efficiency of any of the four support activity, it benefits at least one of the five primary activities. These support activities are generally denoted as overhead cost on the company's income statement. अच्छा, अब इसमें क्या है कि इसमें अगर आप फोकस करने जाते हैं तो ये क्या करता है कि प्राइमरी एक्टिविटीज की जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ा देता है, लेकिन कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये जो है आपके कॉस्ट को थोड़ा सा बढ़ाता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा बैलेंस बनाने की जरूरत है इन बिटवीन दीज एक्टिविटीज, है ना। जैसे प्रोक्योरमेंट है, तो प्रोक्योरमेंट मैंने बताया था आपको कि प्रोक्योरमेंट क्या होता है, स्ट्रैटेजिक परचेजिंग, प्लान करके परचेज करना, ठीक है। तो अब उसमें क्या करते हैं, आप सप्लायर आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करने के बाद उनका रेटिंग इंडेक्स प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, परफॉर्मेंस रेटिंग इंडेक्स प्रिपेयर करते हैं, उसके बेसिस पर फिल्टर करके आप सप्लायर फाइनली सेलेक्ट करते हैं, फिर उनसे आप नेगोशिएट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और उसके बाद परचेज करते हैं। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज प्रोक्योरमेंट।
अब ये क्या है कि एक रिलेशनशिप बिल्डिंग एक्सरसाइज है, तो इसमें टाइम पैसा दोनों ही लग जाता है, लेकिन ये है कि इससे आप जो वैल्यू क्रिएटिंग एक्टिविटी क्रिएट करने की सोच रहे हैं ना, वो आप कर पाते हैं। किस तरीके से कि आपको मान लीजिए कोई कस्टमाइजेशन करना है, तो वो जो आपका की सप्लायर है, वो ज़्यादा आपका मतलब कह सकते हैं आपके कंसिडरेशन को वो ध्यान में रखेगा और उस तरीके से वो रॉ मटेरियल में भी चेंज कर सकता है, ठीक है? तो दैट इज़ व्हाट द प्रोक्योरमेंट पार्ट इज़ मच मोर इम्पोर्टेंट एक्टिविटी, सपोर्ट एक्टिविटी। तो हाउ अ कंपनी ऑब्टेन्स रॉ मटेरियल, कंपनी जो है रॉ मटेरियल कहाँ से कैसे ऑब्टेन करती है, ठीक है? तो बेसिकली यू नीड टू डेवलप द सप्लायर, ओके? सप्लायर डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं, सप्लायर ओरिएंटेशन प्रोग्राम होते हैं, तो वो सब आप करते हैं और जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, सप्लायर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करके आप अपनी जो कह सकते हैं इनपुट की क्वालिटी को इंश्योर करते हैं कि दैट वुड बी द बेस्ट एनफ, ओके? बेस्ट कॉम्पिटिटिव एनफ, ओके? नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। व्हाट इज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट? आज के टाइम में देखिए नई नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट होती जा रही है, ठीक है? जैसे आप आज से हम 10 साल पहले क्लाउड कंप्यूटिंग का जस्ट नाम सुनते थे, आज के टाइम में हम इसे बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हैं, ठीक है? आगे आने वाले टाइम में कॉग्निटिव क्लाउड कंप्यूटिंग है, ठीक है? मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डीप लर्निंग है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ठीक है? ऑगमेंटेड रियलिटी है, वर्चुअल रियलिटी है, तो ये सब टेक्नोलॉजी हैं जो कि टाइम टू टाइम चेंज होती जा रही हैं। टोयोटा मोटर्स के बारे में मैं बताता हूँ। टोयोटा पहले क्या था कि जैसे अपना जब असेंबलिंग करते थे, शुरू से ही ये कार बनाते रहे हैं, ठीक है? तो पहले मैनुअल असेंबलिंग किया करते थे, ठीक है? फिर इसके बाद इन्होंने कन्वेयर बेल्ट का इस्तेमाल करना शुरू किया। अब आज के टाइम में ऑटोमेटेड रोबोटिक आर्म्स का इस्तेमाल करते हैं असेंबल करने में और कुछ मिनटों में ही कार जो है असेंबल होकर के तैयार हो जाती है। तो व्हाट इज दैट? दिस इज द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। So used at the firm's research and development stage, okay, R&D stage. So basically you need to focus on technological development, ठीक है? टेक्नोलॉजी का क्या इम्प्लीकेशन आ रहा है, टेक्नोलॉजी से प्रोसेस चेंज हो रही है तो उसको चेंज करने की जरूरत है, टेक्नोलॉजी से अगर इनपुट चेंज हो रहा है तो इनपुट को चेंज करने की जरूरत है। डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग द मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स एंड ऑटोमेटिंग प्रोसेसेस, ठीक है? पहले आप देखिए जो पहले की कार्स हुआ करती थी, जो आप देखते हैं ना विंटेज कार, तो विंटेज कार में आप देखिए तो जो माइलेज था वो इतना नहीं हुआ करता था, ठीक है? क्यों नहीं होता था? क्योंकि उस समय हैवी मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता था कारों को बनाने में, है ना? लेकिन अब आज के टाइम में क्या है, लाइट वेटेड मटेरियल है ना, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। क्यों किया जाता है? कि जिससे कि कार कॉम्पैक्ट रहे, मतलब हल्की-फुल्की रहे और उसके माइलेज में इम्पैक्ट आए, है ना? उसका माइलेज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, क्योंकि आज के टाइम की डिमांड क्या है कस्टमर की? माइलेज, ठीक है? तो अगर जिस तरीके से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो अगर टेक्नोलॉजी प्रोसेस की चेंज हो रही है, तो उसको चेंज करने की ज़रूरत है, उस चेंज को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। और अगर रॉ मटेरियल स्टेज में चेंज हो रही है टेक्नोलॉजी, तो उसको भी अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है? तो डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग द मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स एंड ऑटोमेटिंग प्रोसेस दैट यू नीड टू डेवलप, ओके? सो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को इनकॉर्पोरेट करके आप जो है वैल्यू क्रिएटिंग एक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, ओके? नेक्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एचआर मैनेजमेंट। अब एचआर मैनेजमेंट क्या होता है? बेसिकली देखिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन में 3 तरीके के वर्कर होते हैं, ठीक है? अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड स्किल्ड वर्कर्स, ठीक है? जो स्किल्ड वर्कर्स हैं तो वो जनरली आप देखिए तो टॉप लेवल पे या मिडिल लेवल पर लाई करते हैं, ठीक है? फिर इसके बाद आप देखिए तो सेमी स्किल्ड होते हैं जो लोअर लेवल मैनेजमेंट, सबऑर्डिनेट और कह सकते हैं सुपरवाइजर लेवल पर होते हैं। और तीसरे टाइप के होते हैं आपके अनस्किल्ड वर्कर जो जनरली ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं, ठीक है? कि आपने उनको डेली का टास्क दे दिया कि भाई आपको ये कट करना है या आपको पील करना है या ड्रिल करना है, तो वो सब ये काम करते हैं, ठीक है? तो अनस्किल्ड वर्कर। तो हायरिंग एंड रिटेनिंग द एम्प्लॉइज हु विल फुलफिल द बिजनेस स्ट्रेटेजी। सो यू नीड टू फोकस ऑन ऑल टाइप ऑफ एम्प्लॉइज, है ना? और उनके लिए आपको स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है, उनको कंटिन्यूअसली अपडेट करने की ज़रूरत है, ट्रेन करने की ज़रूरत है, एम्पावर करने की ज़रूरत है, जिससे कि आप उनका बेटर यूटिलाइज़ेशन कर पाएँ। उस टीम से आप मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी को अटेन कर पाएँ, ठीक है? तो फॉर दैट यू नीड टू डेवलप द एचआरएम प्रैक्टिस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ओके? एंड हेल्प डिजाइन, मार्केट एंड द सेल द प्रोडक्ट, okay? So basically you need to develop all those employees of your organization, जिससे कि आप कंटिन्यूअसली टीम के थ्रू अच्छे से अच्छा आउटपुट जो है वो गेन कर सकें।
आज के टाइम में आप देखिए, अकेला पर्सन कोई भी मतलब आप चाहें कि अकेले जो है आप बहुत कुछ कर लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आज के टाइम में क्या है ना, जिसके पास जितनी अच्छी टीम है, वो उतनी अच्छी पोजीशन पर है, ठीक है? तो क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है, ठीक है? ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल टू अकम्प्लिश अ सर्टेन टास्क। तो जो ग्रुप ऑफ पीपल है, अगर वो कंटिन्यूअसली अपने आप को अपडेट कर रहा है, एम्पावर कर रहा है, ट्रेन कर रहा है, तभी जो है आप वैल्यू क्रिएटिंग एक्टिविटीज़ को मतलब एक तरीके से कह सकते हैं वैल्यू को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है? तो दैट इज व्हाट मीन्स यू नीड टू फोकस ऑन योर एचआरएम प्रैक्टिस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एंड द लास्ट पार्ट सपोर्ट एक्टिविटी इज दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर? दैट इज company system and composition of its management team, planning, accounting, finance and quality control। ये दो तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर कंसीडर करते हैं, फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर। फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है कि जनरली जो बिल्डिंग है, एसेट है जो आपकी होती है ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है? तो दैट इज फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी नेसेसरी है ना, फैसिलिटी चाहिए, प्लांट चाहिए, प्लांट के लिए किस तरीके का मतलब कितनी कैपेसिटी जनरेट करेगा, क्या मतलब साइज है, प्लांट का साइज क्या है, लोकेशन क्या है, तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। और लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देखें तो लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर कौन कौन से लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, लीगल कंप्लायंस हैं, लीगल स्टैंडर्ड्स हैं जो कि आपको फॉलो करने होंगे, ठीक है? तो दैट कम्स आल्सो अंडर द इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट। तो कंपनी सिस्टम, कंपनी का सिस्टम क्या है, कंपोजिशन ऑफ इट्स मैनेजमेंट टीम, है ना? उसमें जो जैसे सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, तो कम जो मैनेजमेंट टीम है उसका कंपोजिशन किस तरीके से है, प्लानिंग, अकाउंटिंग, फाइनेंस, क्वालिटी कंट्रोल, है ना? इन सब का क्या रोल है, तो वो सारा कुछ आपके किसके अंदर आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। तो दीज आर द टू मतलब एक्टिविटीज, प्राइमरी एक्टिविटीज एंड सेकेंडरी एक्टिविटी। इन दोनों का आप इस्तेमाल करके क्या करते हैं, you will create this value chain management part, okay? So this is the means basic of the components of value chain. So if you have any doubt, you may ask.